देखो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ, है ना। यही मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत कुछ मिसिंग है, और अगर वो मिसिंग है तो फिर मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि वो मेडिकल में क्यों पूछते हैं, लेकिन वो पूछते भी हैं और दे भी नहीं रखा। बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे। देखो मैंने एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा तो बोलो। मैं लास्ट क्लास में आई नहीं थी वो क्लास थोड़ी तब तो ये मतलब कौन है, कौन बोल रहा है? हिबा? सांची। साची लास्ट क्लास में नहीं थी आप? नो सर, क्या हो गया, यू आर रेगुलर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड लास्ट तो क्लास? बस क्लास में सब बाहर थी, घर पे नहीं थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया कि एक तो माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है जो आपको ना समझ में आए। तो हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया। आपने लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से जब छोड़ा होगा तो मैं सेल साइकिल पढ़ा चुका था ना, यस सर। लास्ट क्लास है ना। सेल साइकिल के बाद मैंने माइटोसिस मायोसिस पढ़ाया। आप एक बारी निष्कर जी से वीडियो का बैकअप ले लेना, ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगा, उसमें मतलब एज सच बहुत कुछ टेक्निकल नहीं है ना। स्टिल अगर ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहली बात तो ये है ना। दूसरा क्या है, सर हम बायोमोलिक्यूल्स आज स्टार्ट कर सकते हैं सर। फिजिक्स सर मुझे लगता है सर मैंने अपने नोट्स मिसप्लेस कर दिए सर, मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा 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 ओके वैसे सर सांची आई भी नहीं थी पिछले क्लास तो फिर। ठीक है। हिबा, हिबा थी लास्ट क्लास में? थी हिबा? यस यस सर। क्या पढ़ाया था मैंने, कहाँ तक लिखा हुआ आपने? बोलो बोलो, एक बार चेक करो जरा नोट्स अपने। सर पॉलीसेकेराइड करना था। एक मिनट रुकना। अ, हाँ क्या हिबा, कहाँ तक पढ़ा हुआ था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सर पॉलीसेकेराइड करना था। पॉलीसेकेराइड करना था, ठीक है। अच्छा ये अच्छा तुमने कहाँ तक लिखा हुआ है मेराज? देखो वो तो बेटा। मिल सर नहीं मिल रहा सर मुझे सर नोट अच्छा पे। नहीं मिल रहा, चलो ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल हमने स्टार्ट ही किया था, जस्ट बायोमोलिक्यूल, कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया था। देखो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, है ना। तो इनफैक्ट आज स्टार्ट करेंगे वो इस यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से। देखो एक तो मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह के होते हैं। बायोमोलिक्यूल किनको बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। हम सर स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना हम? हाँ मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम बायोमोलिक्यूल उनको बोलते हैं जो लाइफ की प्रोसेसेस को, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरी है ना। वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, जो हमारी बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है या किसी भी एनिमल या प्लांट की बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए जो इसेंशियल है, उनको हम बायोमोलिक्यूल। अच्छा बायोमोलिक्यूल दो तरह के होते हैं। तो पहला कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। और दूसरा मैंने बताया था कौन से हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक, है ना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, ये तो बताया था। अब दूसरा मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जो इनऑर्गेनिक होते हैं, है ना, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। मेनली हमें फोकस करना है ऑर्गेनिक बायो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल होते हैं, इनको फर्दर हमने डिवाइड किया था दो पार्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल। तो इनको हम बोल सकते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल, माइक्रो बायोमोलिक्यूल, और दूसरे होते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। अब ये किस बेसिस पे हमने डिफाइन किया? ये हमने इनके साइज के बेसिस पे डिफाइन कर दिया, है ना। साइज हमने कैसे डिफाइन किया कि हमने ये क्या किया कि जो स्मॉल साइज के होते हैं, है ना, जितने की 10,000 से कम होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये 800 से 10,000 के बीच के होते हैं ना, तो लेस देन 10,000। तो 10,000 क्या? 10,000 डाल्टन, है ना। तो जो 10,000 डाल्टन से छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको माइक्रोबायो मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो 10,000 माइक्रो मॉलिक्यूल 10,000 से ज्यादा होते हैं उन डाल्टन के, है ना, उनको बोलते हैं मैक्रोबायो मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो अब देखो मैक्रो बायोमोलिक्यूल में मैंने क्या क्या आपको एग्जांपल लिखाया था, बताओगे क्या क्या लिखवाया था? तो मैंने कहा था मैक्रो बायोमोलिक्यूल में, है ना, बताओ क्या क्या थे, लिखवाए थे कुछ एग्जांपल ना? सब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो गए, तीसरा हो गया फैट, है ना। अब देखो यहां पर क्या है कि फैट का जो मॉलिक्यूल होता है, फैट को हम काउंट कहां करते हैं? मैक्रो में। लेकिन फैट का साइज कितना होता है, लिखवाया था मैंने, 800 डाल्टन। कितना होता है? 800 डाल्टन। लेकिन इनको काउंट किस में किया जाता है? मैक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इनका जो साइज है वो छोटा है, लेकिन इनको हम मैक्रो, ये एक सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अब ये जो चार मेनली क्या होता है, ये 3 मैक्रो, जैसे एक और बना देते हैं, न्यूक्लिक एसिड लिखा होगा, है ना, लिखा था ना, न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, मैक्रो में बताओ भाई क्या क्या लिखवाया था। देखो एक और खास बात, जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल हैं दे आर ऑलवेज ऑर्गेनिक, है ना। जो माइक्रो हो सकते हैं दे मे बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा दी थी, ठीक है। मेरा आज यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया क्लासिफिकेशन? यस सर, यस सर। ठीक है, साची समझते जाना, ठीक है ना। यस। अब ये बातें मैंने लिखवा दी हैं, है ना, तो आप पिछला वाला वीडियो ले लोगे तो उससे आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, राइट। अब यही बात मैंने आपको बस सिर्फ डिक्टेट किया और कोई डिफरेंस नहीं, मैं एक एक चीज आपको बताते चल रहा हूँ। फिर मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, मैंने आपसे बताया था कि सेल का एवरेज कॉम्पोजिशन क्या होता है ना। तो हमारे पास मेनली बायोमोलिक्यूल हमने कौन कौन से पढ़ने हैं? प्रोटीन, इसी में एंजाइम आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या? डीएनए एंड आरएनए, है ना। देखो दोनों के आखिरी में क्या लगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो दोनों के आखिरी में न्यूक्लिक एसिड लगा है, तो भी दोनों हमको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बोलते जाओ, बताओ भाई, ठीक। यस फिर सर, मैंने क्लियर है। आपको बताया कि सेल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। अच्छा इसके पहले, है ना, इसके पहले मैंने एक चीज और आपको समझाई थी, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बताया था कि पहले आ जाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एनसीईआरटी साथ में रखो हमेशा, है ना। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये आपसे स्कूल वाले पूछेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो ऐसा कोई भी कंपोनेंट या कंपाउंड जो कि नॉर्मल या रेगुलर प्राइमरी जो रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो या यूं कहूं कि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल, मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तो ऐसी कोई भी कंपोनेंट या कंपाउंड जो कि किसी प्लांट की डायरेक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होती हो, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबॉलिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले जितने भी मेटाबोलाइट है, जितने भी कंपाउंड एंजाइम्स हो गए, कंपोनेंट हो गए, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। इनका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है ना। ऊपर वाले क्या होते हैं कि अगर ऊपर वाले ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएंगे। नीचे वाले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इनके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई पैदा क्यों होते? दे आर यूज फॉर डिफेंस। कैसे? जैसे टॉक्सिक होते हैं, तो बहुत सारे प्लांट में टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिक जैसे मिथेनोजेंस पाए जाते हैं ताकि उनको कोई भी हर्बिवोर खा ना जाए, ठीक है। तो डिफेंस के लिए पैदा होते हैं प्लांट, ठीक है। या फिर क्या, जैसे नेक्टर वगैरह हो गया, तो ये किस लिए होते हैं? ये पॉलिनेशन के लिए पैदा होते हैं। तो इनका अलग अलग पर्पज होता है। तो ये डिफरेंस था प्राइमरी मेटाबोलाइट में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्लियर है भाई? हाँ जी बताइए, बताते यस सर, जाइए। यस सर। ठीक है, कहीं पे भी जरा भी 0.1% डाउट हो तो आप एकदम पूछते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्राइमरी प्रीवियस और स्लाइड सेकेंडरी। दिखा सकते हैं? हाँ जी, पीछे वाली, नोट डाउन करना था। पीछे वाली।
देखो इससे नीट में तो क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है या नहीं भी आ सकता है ना? लेकिन आप ये मान लीजिए कि इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंजाइम से। मैं आपको एंजाइम्स का अपना नोट्स दे दूँगा, तो एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा वाला पार्ट क्या है कि आपके स्कूल में भी एंजाइम से ही क्वेश्चन मेनली पूछेंगे या वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, व्हाट इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट, अगर ये रिटन का पार्ट है तो। बताना मेरा नोट करके। और इसी में एक चीज़ और लिख देना, हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल पढ़ेंगे, एंजाइम भी इसी का पार्ट है। हालाँकि एंजाइम प्रोटीन में ही आ जाता है बिकॉज़ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सर हो गया सर ये वाला हाँ, सर। ठीक है। अब देखो, है ना? तो जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने आपको बता दिया, ठीक है? फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये तो नोट कर लिया ये वाला? कर लिया ना? नो सर सर 2 मिनट। कर लो, कर लो। जैसे इसमें पिगमेंट आते हैं टॉक्सिक, है ना? पिगमेंट मैंने दिखाए थे, पिगमेंट होते हैं, ठीक है? और दूसरा हो गया जैसे ड्रग्स हो गए, है ना? ड्रग्स ड्रग्स क्या डिफेंसिव की वजह से डिफेंस, जैसे कैनबिस में, है ना? कैनाबॉइड पाया जाता है, ठीक है? ओपियम में मॉर्फिन पाया जाता है, वो सब ड्रग्स की कैटेगरी में आ गए, ठीक है? टॉक्सिन हो गए, जैसे रबर वाले प्लांट में क्या पाया जाता है? लैटेक्स पाया जाता है। ये सब डिफेंसिव नेचर के होते हैं, ठीक है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट कोई बोले तो जितना भी क्रेब साइकिल में चलने वाले एंजाइम। लैटेक्स पॉइजनस होता है? लैटेक्स पॉइजनस नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं। लैटेक्स आप एक चीज देखोगे, जिन प्लांट में लैटेक्स पाया जाता है ना, उन पे बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता, वायरल एक्शन नहीं हो पाता है ना? उनको प्लांट एनिमल खाते भी नहीं है ना? गंदा होता है वो। कभी नहीं देखा होगा आपने कि कोई एनिमल रबर का प्लांट आपके घर में लगा चबा गया हो, है ना? कभी नहीं। वो एक देखा होगा ना, वो होता है कैलोट्रोपिस, जानते हो कैलोट्रोपिस क्या होता है? हिंदी में उसको मदार का पेड़ कहते हैं, कैलोट्रोपिस। वो देखा होगा पैराशूट जैसे सीड उड़ते हैं ना, देखा है? नो सर नहीं देखा। अरे वो होते नहीं, वो जो व्हाइट व्हाइट कलर के पैराशूट जैसे सीड उड़ते हैं, गर्मियों में उड़ते रहते हैं, वो तो देखा होगा सबने। हाँ यस सर वो जो कॉटन टाइप्स होता है। राइट, जो कॉटन टाइप उड़ते रहते हैं, वो एक्चुअली कैलाट्रोपिस का सीड है वो, है ना? उसका जो प्लांट होता है, उसको जैसे टच करोगे तुरंत उससे मिल्क टाइप निकलने लगता है। अगर वो आंखों वगैरह में पड़ जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें जा भी सकती है किसी की, है ना? कोई एनिमल नहीं खाता उसको। तो ये सब जो लैटेक्स वाले प्लांट होते हैं, जैसे बरगद को हार्डली कोई एनिमल नहीं खाता, ऐसा है। ठीक है? यस सर हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे मेटाबोलाइट। अब देखो क्या है कि मैंने आपको बताया कि लिपिड्स या फैट वो चीज है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, 800 डाल्टन के आसपास है। लेकिन इसके बाद भी वो, मतलब वो 10,000 से कम है, इसके बाद भी हम उनको मैक्रोमोलिक्यूल में काउंट करते हैं। ठीक है? ओके। अब एक चीज और है, सेल का मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताया था कि सेल का कॉम्पोजिशन, वो चीज भी मैंने आपको बताई थी। तो मैंने ये तक कहा था कि देखो हम लोग सेल का, अगर चलो बताता हूँ सेल का कॉम्पोजिशन। तो कोई भी लिविंग अगर सेल है तो उस लिविंग सेल में आप देखेंगे कि एवरेज 70 to 90% वाटर होता है। तो वाटर होता है 70% से 90% के आसपास यहाँ पे वाटर होता है ना? प्रोटीन 10 to 15% मैंने आपको बताया था। किसी लिविंग सेल में प्रोटीन 10 to 15% होता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3%, ठीक है? अब लिपिड कितना होता है? लिपिड लिपिड या फैट, बोथ आर द सेम थिंग, 2%। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को हम दोनों को काउंट करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड होता है। और आयंस वगैरह कितने पाए जाते हैं? 1% इसमें आयंस पाए जाते हैं, मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना? क्लोराइड आयंस, ये सब, ये किसी भी सेल का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक। यस सर लिख रहा हूँ सर तो।
हो गया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर, समझ में नहीं लास्ट आया। में आयंस, आयंस। ओके ओके, अब देखो एक और चीज, अब समझने वाली बात है ना। फिर अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैंने बताया कि वही मेनली बायोमॉलिक्यूल जो हमको पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, है ना। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मैं बता दूंगा, कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले देखो जैसे आते हैं मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। अब देखो मोनोसैकराइड का क्या होता है कि ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। और इससे छोटा कोई भी, इससे छोटा किसी भी कार्बोहाइड्रेट को इससे ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो मोनोसैकराइड में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 3 कार्बन से लेकर के इनमें 7 कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 3 से 7 कार्बन हो सकते एस से ना, एल नहीं है हैं। क्या कहा पे? सर, स्पेलिंग मोनो डबल सी है। हाँ हाँ हाँ, मोनो, SACC, मोनोसैकराइड, SACCHARIDE, ठीक है। सैकराइड्स होता है ना, समझ में आ गया। हाँ सैकराइड, सैकराइड मतलब शुगर। सैकराइड एक्चुअली, सैकराइड लैटिन वर्ड टर्म है, लाइक सैकराइड का मतलब भी होता है शुगर, ठीक है। तो पहले हो गए मोनोसैकराइड, राइट। अब मोनोसैकराइड मैंने क्या बोला, इसमें देखो कार्बन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, है ना। तो ये हो गया एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, तो ये हो गया क्या, दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। और ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल में कितने, अच्छा सबसे पहले हम ये मैं बताता चलूंगा सीधे सीधे कि कार्बोहाइड्रेट मैंने लिखा दिया था लास्ट क्लास में। तो देखो कार्बोहाइड्रेट हो क्या सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, इनका जो टर्मिनल पार्ट होगा, है ना, चलो इसको हटा करके पहले मैं ऊपर लिखूं। तो किसी भी कार्बन की चेन में जो टर्मिनल पार्ट होगा, अगर वो टर्मिनल पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट में इसका टर्मिनल जो फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, तो टर्मिनली इसमें या तो लगा होगा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, है ना, या तो ये लगा होगा, ठीक है, और या इंटरनली ये दो लगा होगा, है ना। तो कीटोस, कीटोस हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, कीटोस हो सकता है सिर्फ ना, कीटोस हो सकता है। तो कीटोस इसमें इंटरनली लगा होगा क्या, CO, या तो टर्मिनली एल्डिहाइड लगा होगा, ऑब्वियसली एल्डिहाइड सबसे आखिरी में लगता है, और हमें पता है कि जो कीटोन ग्रुप होता है वो बीच में लगता है ना। तो या कीटोस और या एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा होगा। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला होता है CN, इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O होल N, है ना। या फिर और इसको हम कह सकते हैं कि CH2O होल N, है ना। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, दोनों एक ही बात है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब हमने फर्दर कहा कि अगर कोई भी ऐसी कार्बन की चेन है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते है, और साथ में क्या है, नॉर्मली हम इनको कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर्स, है ना, मतलब सैकराइड, मतलब ये मीठे होते हैं टेस्ट के। लेकिन ये एक जनरल कंसेप्शन है कि शुगर्स आर स्वीट्स और कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट, ऑल शुगर्स आर नॉट। आर यू एग्री विद मी? ऑल शुगर्स आर नॉट स्वीट। होते हैं जो हाँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। मेरा थोड़ा माइक्रोफोन मुंह के पास रखो, थोड़ा सा आप सुनाई दे, क्या करो। सर ऐसे कौन से शुगर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते? ऐसे कौन से शुगर होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते? शुगर फ्री कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्या है वो, कीटोन है वो। शुगर फ्री देखा होगा ना, आता है ना टेबलेट वो शुगर फ्री, यस सर। वो मीठा है लेकिन शुगर नहीं है। और एक चीज, आइसक्रीम खाते हो यस सर। तो उसमें चीनी होती है क्या, मतलब जो अच्छे ब्रांड होते हैं उनमें चीनी होती है। जो बहुत अच्छे ब्रांड नहीं होते, नॉर्मल जो आइसक्रीम आती है वो शुगर नहीं होती। पता क्या होता है वो, या कोल्ड ड्रिंक यस पीते सर। हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, यस सर। सैक्रीन होती है वो, शुगर नहीं है। और सैक्रीन का उसका इतना कंसंट्रेशन होता है, सैक्रीन किसी से पूछना, सैक्रीन एक टर्म होता है, तो सैक्रीन एक कंपोनेंट आता है। सैक्रीन इतना मीठा होता है कि अभी उसे एक ड्रम, मतलब 200 लीटर में अगर आप 2 ग्राम 3 ग्राम भी सैक्रीन डाल दोगे, वो पानी इतना मीठा हो जाएगा आप उसको पी नहीं पाओगे। तो कोल्ड ड्रिंक में वो लोग यूज करते हैं, सैक्रीन वगैरह यूज करते हैं। थोड़ा चीप प्रोडक्ट होता है, केमिकल है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो शुगर है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
जैसे मैंने आपको वही बताया, अभी एक प्लांट होता है स्टीविया, ठीक है, आजकल मैं उसको उगा रहा हूँ स्टीविया को, आई एम डूइंग प्लांटेशन एज वेल। तो स्टीविया शुगर फ्री उसी से बनता है, नेचुरल शुगर फ्री उसी से बनता है। स्टीविया में शुगर नहीं होती, ठीक है, वो कीटोन्स है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शुगर नहीं है ना, बट वो मीठे हैं, ठीक है। ओके तो सर। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, all sugars are not sweet and in the same time all sweet components are not sugar। क्लियर है? तो हर मीठी यस चीज सर। शुगर नहीं है और हर शुगर मीठी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें फर्दर हमने क्या किया, तो फिर शुगर क्या है? तो हमारा मानना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CnH2O होल एन, और भाई साहब उसके आखिरी में या तो लगा होगा एल्डिहाइड या बीच में लगा होगा कीटोन, ठीक है, ऐसे किसी भी कंपाउंड को हम लोग शुगर बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा है और इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता तो भी वो शुगर नहीं है, और ये फॉर्मूला है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन नहीं लगा तो भी शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमने रखी कि शुगर होने के लिए दो कंडीशन। अब हमने फर्दर इनको इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो पहले मैंने आपसे कहा कि मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड क्या होती है? तो मैंने कहा कि ये सबसे छोटी शुगर होती है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर, राइट। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर। अब इसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल विल बी मेड अप ऑफ, थोड़ा ज्यादा गंदा लिख रहा हूं मैं, साफ लिखता हूँ, भी लिखोगे, वन मॉलिक्यूल made up of अब ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा, made up of 3 to 7 कार्बन एटम, है ना। तो इसमें जो इसका वॉल मॉलिक्यूल होगा 3 to 7 कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैंने कहा कि 5 कार्बन एटम से बनी हुई, समझिएगा भाई साहब बात, है ना। तो क्या हो गया पेंटोज शुगर में, तो पेंटोज के ऊपर क्या होगा C5, ठीक है, H10 और O5, ठीक है। इसका पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है मोनोसेक्राइड। तो देखो C5 H10 O5, ठीक है, पेंटोज शुगर हो गई, फॉर्मूले को फॉलो कर रही है ना। अब ये पेंटोज शुगर है कौन सी, इसका एग्जांपल क्या है? तो मैंने आपसे अभी आपको बताता हूँ राइबोज शुगर, एक और शुगर है डीऑक्सीराइबोज। कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, पूछा जाएगा, इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि डीऑक्सीराइबोज कौन सी शुगर है, पूछा हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे सामने लिखा था भाई, पेंटोज शुगर कौन सी शुगर है सर? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, और कहाँ पाई जाती है सर ये पता नहीं। हाँ कम ऑन, डीएनए का फुल फॉर्म बताना जरा साची। सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या लिखा है डीऑक्सीराइबोज, समझ गए। तो कहां पाई जाती है डीएनए में। डीएनए में। आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहां पाई जाती है, राइबोज शुगर कहां पाई जाती है आरएनए में। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर किस टाइप की शुगर है, तो आप सीधे सा आंसर क्या होगा, पेंटोज शुगर इज मोनोसेक्राइड। या पूछ लेगा पेंटोज शुगर कौन सी है, मोनोसेक्राइड। अब समझ आया, ठीक है। और ग्लूकोज कैसी शुगर है, ग्लूकोज तो अगर 6 कार्बन एटम से बनी हुई तो क्या बोलेंगे, हेक्सोस शुगर बोलेंगे, बोलो, बोल सकता हूं मैं हेक्सोस शुगर, हाँ जी हेक्सोस बोल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या होगा CnC6, 2n का मतलब H12 और O6, ठीक है। क्या हुआ ये, क्या है ग्लूकोज, क्या है मोनोसेक्राइड है, कैसी शुगर है हेक्सोस शुगर है। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसी तरह से 3 कार्बन एटम से बनेगी क्या बोलेंगे, ट्रायोज बोलेंगे, ट्रायोज शुगर। 4 कार्बन एटम से टेट्रोज शुगर, 5 से पेंटोज, 6 से हेक्सोज और 7 से बनी होगी हेप्टोज। तो मोनोसेक्राइड क्या क्या हो सकते हैं, ट्रायोज हो सकता है, टेट्रोज हो सकती है, पेंटोज हो सकती है, हेक्सोज हो सकती है और हेप्टोज हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो इसका एटम होगा
3 से लेकर के 7 कार्बन एटम से मिलकर के बना होता है। Am I right or not? Is it clear? प्राची, हिबा बताओ भाई, क्लियर? हिबा Yes, क्लियर है? sir. यस सर। ठीक है, पूछते जाना, देखो ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, इट्स इजी इजी। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड समझ में आ गया? If you want to write it, write down, please write this one whatever has been written on whiteboard, और मैं आपको कुछ डिक्टेट भी कर देता हूँ, नोट करो। They are the simple carbohydrate monomer. They are the simple carbohydrate monomer which cannot be further broken into a smaller component, बाकी फॉर्मूला आपने लिख ही लिया। ठीक भाई, यस सर, लिख लिया। अब अगर 2 मॉलिक्यूल मिल जाए तो क्या बोलेंगे भाई साहब? अगर 2 मोनोसेक्राइड मिल जाए तो क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड बोलेंगे? बोलो हाँ कि ना। 2 का मतलब क्या? डाई। यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहला हो गया। तो मैंने कहा कि हम आप शुगर को 2 कैटेगरी में डिराइव करते हैं, हम 3 कैटेगरी। तो दूसरी जो शुगर होती है उनको हमने कहा ओलिगोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड हमने कहा कि सबसे सिंपल शुगर होती है। तो मतलब मैं ये कहूं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ शुगर, तो आप कह सकते हैं भाई साहब बेसिक यूनिट ऑफ शुगर इज मोनोसेक्राइड। अब कोई पूछता है मोनोसेक्राइड क्या है, तो आप कह सकते हो मोनोसेक्राइड इज अ टाइप ऑफ शुगर व्हिच फॉलो दिस इन दैट फार्मूला, और फॉर्मूला उसका लिख दिया। फिर या तो वो क्या होगा, वो 3 to 7 कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, अब ओलिगोसेक्राइड क्या हुआ? ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ये मोनोसेक्राइड के मिलने से 2 से लेकर के 9 मोनोसेक्राइड जब मिल जाते हैं, 2 to 9 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर आप ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिला दो या 9 मॉलिक्यूल मिला दो तो आप उसको क्या कहोगे? अब आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज पॉलीमोनोसेक्राइड, नहीं, आप उसको क्या बोलोगे? ओलिगोसेक्राइड। क्या मेरी बात सही क्लियर है? ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2 to 9, दे आर मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ, मतलब मिलने से। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ, मैं आपको बताता हूं, कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसेक्राइड। तो ये 2 से 9 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। कैसे भाई साहब कंडेंसेशन होगा? अब ये बात समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा क्या, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, बोलो भाई साहब। प्लस एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला दिया जाए, ग्लूकोज, तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल गए, है ना, डाइसेक्राइड बन गए, है ना। तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके बनाते हैं सुक्रोज, और जब सुक्रोज 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको अब फॉर्मूले से इस बात को समझा देता हूं जो मैंने लिखा है। तो हम लिख सकते हैं C6H12O6, ये तो था ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, और मिलकर के क्या बन गए? सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, और साथ में क्या हुआ? H2O। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये एक तरह का ओलिगोसेक्राइड है ना। अब 2 शुगर से मिलके बनाया तो मैं इसे डाइसेक्राइड, तो मैं कह सकता हूं सुक्रोज क्या है? एक तरह का डाइसेक्राइड। क्यों? 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से, डाई मतलब 2। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। 100% क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? पिछले आराम आराम पढ़ा रहा हूँ। यस सर, समझ पा रहा हूँ। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया फ्रैंकली बोलना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आखिर ये वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकला। अच्छा, किसी भी रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है तो आप उसको क्या बोलते हो उस रिएक्शन? बोलो भाई।
सर क्या सर सुना नहीं सर, एक बार मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, निकल जाए, तो क्या बोलोगे उस रिएक्शन में कंपोनेंट से? सर पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वो मैगी वाला सूप तो पिया होगा ना, मिक्स वेज वाला? यस सर। वो सूखा होता है, ड्राई होता है ना? आप क्या करते हो, उस मैगी वाले सूप को, जो सूखे सूप को आप वाटर में डालते हो, उसके अंदर देखते हो कि प्लाज्मोलिसिस सर, मतलब सर प्लाज्मोलिसिस नहीं सर। देखो, तो जब मैगी वाले सूप को क्या करते हो, वाटर में डालते हो, तो वो मटर फूल जाते हैं, है ना, मटर आ जाता है उसमें, कैरेट भी दिखाई देने लगती है, दिखने लगता है ना, है कि नहीं? फील करने लगते हो आप। यस सर। तो पहले वो लोग क्या करते हैं, जब सूप बनाते हैं तो कैरेट लेते हैं, मटर लेते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, आप दोबारा से उसको हाइड्रेट कर देते हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वो डिहाइड्रेट कर देते हैं। सो एनी सच काइंड ऑफ द रिएक्शन वाटर वेयर वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, वी कॉल दैट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बोलो है कि नहीं? सर फिर प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है सर? प्लाज्मोलिसिस में हम लोग उसको क्या करते हैं, वो तो वाटर, उससे वाटर पूरा का पूरा नहीं निकलता है मेराज। ओह प्लाज्मोलिसिस में उसके वैक्यूल से वाटर निकल जाता है। ओके सर। यहाँ तो हम उसके प्रोटोप्लाज्म तक से वाटर निकाल। ओके क्लियर? सर। यस सर। अब देखो, यहीं से मैं आपको वही बताना चाह रहा था। तो जब दो, मैंने आपको जो बात अभी समझाई उसको मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे रिएक्शन। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि दो, देखो, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, वो भी डाइसैकेराइड है। देखो यहाँ पर ये क्या है, डी ग्लूकोज है ना, ठीक है, डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। तो एक ये मोनोसेक्राइड, एक ये मोनो, आपको वहां पे नहीं आना, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड, ठीक है ना। तो मोनोसेक्राइड है, कैसे मोनोसेक्राइड है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बोलो हाँ कि ना, बोलते हो भाई लोगों, है? यस सर, यस सर। दिखाई दे रहा है ना ये स्लाइड, दिख रही है तुम लोगों को? यस सर, स्लाइड दिख रही है सर। अच्छा ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये एक ग्लूकोज हो गया, एक ये ग्लूकोज, दोनों का कंडेंसेशन हुआ। तो जब भी कंडेंसेशन होता है, आप समझना यहाँ पर क्या है, थोड़ा और मैं इसको जरा एनलार्ज करूँ तो ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, तो इसको और बड़ा समझ। अब यहाँ पे भाई साहब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाटर का मॉल, ये H और ये OH, ये दोनों निकल गए। बोलो एक H2O बन गया, बना कि नहीं बना? और दोनों यस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना उसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोसिडिक। तो जब भी शुगर के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो शुगर के दो मॉलिक्यूल के मिलने से या उनके कंडेंसेशन होने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और कौन से बॉन्ड, दोनों दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, सर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आप बिल्कुल दिमाग में अपने याद रखिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए बात। साची, हिबा, यस सर, समझ गया। बोलो बेटा, क्लियर है? हिबा, यस सर। तो यहां तक समझ में आ गया, याद रहेगा ना? तो देखो अब नीट में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि देयर आर 100 sugar molecule which has been condensed, how many water molecule will be released? कितने निकलेंगे? सर क्या बोल रहे हैं सर आपने? मैं सर मिस कर दिया सर। मैं कह रहा हूँ देयर आर 100 molecules of monosaccharide, they have been condensed, how many water molecule will be released? सर 50। अच्छा जी, चलो ऐसे देख लेते हैं। मैं कहता हूं देयर आर 10 monosaccharide, how many water molecule will be released?
एक बॉन्ड बनने में कितने कितने बॉन्ड बनेंगे 10 शुगर मॉलिक्यूल के बीच में? सर 3। भूसा मारूंगा मैं तुमको मेरा। देखना जरा 1 2 देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताना जरा कितने बॉन्ड बने? 10 10 कहाँ से बनेंगे यार? 9 होंगे, देखना चाहे। 1 बॉन्ड 2 सर। 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तो बने, यस सर। क्योंकि 1 और ये इन दोनों के बीच में नहीं बने ना, समझे? पहले और 10वें के बीच में नहीं बने ना, 9 मॉलिक्यूल बने, तो 9 बॉन्ड बनेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? तो 100 में कितने निकले? सर यूनिटरी मेथड से 99 भाई, 99, क्योंकि फर्स्ट और 100 के बीच में नहीं बनेगा, बाकी सबके बीच में बॉन्ड बनेंगे, और हर बॉन्ड बनने में क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? यस सर, समझ में आ गया सर। बस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे नीट में, और कोई क्वेश्चन थोड़ा ना होता, बस ये क्वेश्चन होते नीट के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल दिमाग में रखना, चीजों को आप समझिए, चीजों को याद मत करो, समझो चीजों को, ठीक है? तो ये था हमारा मोनोसैकेराइड, ठीक है? ओलिगोसैकेराइड समझ में आ गया? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? सर मैंने नहीं लिया सर। लीजिए लीजिए। सर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जहां पर नहीं समझ में आए बिल्कुल आप बिंदास होकर बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बट जबरदस्ती वहां नहीं बोलना, ठीक है? बायोमोलिक्यूल इजी है, बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है, मुझे बहुत, ये बहुत इजी है, खतरनाक खतरनाक नहीं है। देखो अब तीसरा क्या होता है भाई साहब, समझिए। अब अगर 9 से ज्यादा भी तो मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, अगर ये 9 से लिखा ज्यादा नहीं मोनो, हमने सर, मैंने है सर ना? मैंने लिखा। हाँ सर लिखा नहीं सर मैंने ये ओलिगोसैकेराइड। लिख लो, मैं इनफैक्ट लिखवा भी देता हूँ, नोट करो। दे आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, दे आर small carbohydrate, they are small carbohydrate which are formed, they are small carbohydrate which are formed by the condensation of 2 to 9, by the condensation of 2 to 9 monosaccharides, by the condensation of 2 to 9 monosaccharides. Stop. Therefore oligosaccharides belongs to, therefore oligosaccharide belongs to category of, oligosaccharides belongs to category of compound carbohydrate, category of compound carbohydrates. ठीक है? They may be disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, etc. ठीक है? एक और चीज, सबसे ज्यादा मैं आपको अभी बता रहा था कि ये भी याद रखना, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैक्रिन में आपको बता रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि सैक्रिन शुगर नहीं है, सैक्रिन का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो है 2 लाख। स्वीटनिंग इंडेक्स, सैक्रिन का स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख है ना?
सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? सर हनी। हनी में बेटा 3 शुगर होती है, डेक्सट्रोज, लेवुलोज, माल्टोज, 3 शुगर होती है इसमें, सुक्रोज भी होती है थोड़ी बड़े अमाउंट। तो हनी तो शुगर का मिक्सचर है। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? कौन बताएगा? अरे बताओ भाई, यहाँ फंस गए, छोटे क्वेश्चन में फंस गए। बताओ भाई, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? माल्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, माल्टोज। और माल्टोज का जो स्वीटनिंग वो होता है ना, सॉरी सुक्रोज होगी स्वीटेस्ट, सुक्रोज और माल्टोज है ना। तो सुक्रोज का होता है 100, स्वीटनिंग इंडेक्स सुक्रोज का होता है 100 और माल्टोज का होता है 30। ये स्वीटेस्ट शुगर है दोनों, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। तो सुक्रोज का 100, आप समझिए सैकरिन का कितना होता है? 2 लाख। आपकी चीनी से कितनी ज्यादा मीठी है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो सैकरिन इज नॉट शुगर, बट स्वीटनिंग इंडेक्स इसका इतना ज्यादा है, बहुत मीठी है। और एक और है मोनेलिन, सबसे स्वीट शुगर है, सॉरी शुगर नहीं है, मोलेनिन सबसे स्वीट कंपाउंड है। मोनेलिन, मोलेनिन का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है, सॉरी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये इसको रिमूव करना, 2 लाख यहाँ पे नहीं होगा, सैकरिन है 40,000, सैकरिन इज 40,000 और मोनेलिन होगा 2 लाख, राइट, ठीक है। तो देखो मोलेनिन इज अ प्रोटीन एंड स्वीटनिंग इंडेक्स इसका 2 लाख। सैकरिन इज नॉट शुगर, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स है 40,000 और सुक्रोज का 100 है और माल्टोज का 30 है। नोट करो स्वीटनिंग इंडेक्स। सर स्वीटनिंग इंडेक्स क्या होता है? स्वीटनिंग इंडेक्स देखो पता क्या होता है, समझो, जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें जलेबी खिलाता हूँ, रसगुल्ला खिलाता हूँ, मैं पूछता हूँ बताओ कितना मीठा था, क्या बोलोगे? जो ज्यादा मीठा होगा उसको बोलना है। हाँ बोलोगे ना कि सर ये ज्यादा, मैं बोलूंगा अच्छा चलो मैंने तुमको जलेबी खिलाओ, तुम बताओ कितना मीठा था। अब तुम ये नहीं कहते कि सर 25 न्यूटन मीठा था या मतलब 10 एम्पियर मीठा था, नहीं बोल सकते ना, है कि नहीं? या 1000 डॉल्टन मीठा था सर, मजा आ गया, ऐसे नहीं बोल सकते तुम। तो क्या होता है मेरा, जब कोई भी हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव क्या होती है, हमेशा क्या बोलते हो, वो आप बोलते हो गुड, बेटर, बेस्ट। यस सर। आप कंपेयर करते हो, तो हमेशा जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा कंपेयर किए जाते हैं। स्वीटनिंग इंडेक्स क्या है? कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, तो हम एक शुगर से दूसरी शुगर को कंपेयर करते हैं, है ना। और हमने किसी को बेस मान लिया, मान लो हमने ग्लूकोज को बेस मान लिया और हमने बोला ग्लूकोज से जो 20 गुना मीठा होगा उसको स्वीटनिंग इंडेक्स 20 होगा, ठीक है। तो ये स्वीटनिंग इंडेक्स क्या है? ये कंपैरिजन है शुगर्स का, शुगर के स्वीटनेस का कंपैरिजन। क्लियर? यस सर। ये माल्टोज लिखा है ना जिसका 30 है? माल्टोज 30 स्वीटनिंग इंडेक्स है इसका। माल्टोज क्या होता है, कहाँ मिलती है, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, बस पूछ रहा था क्या लिखा हुआ है। माल्टोज वैसे उसमें पाई जाती है, फ्रूट्स में होती है माल्टोज, और हनी में भी होती है, एंड दिस इज बेस्ट शुगर। और अब भाई साहब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड। तो आपके सिलेबस लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर? लास्ट बालक ये प्रोटीन, मोलेनिन प्रोटीन है, ठीक है। देखो अब देखो भाई साहब, तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सिर्फ दे रखा है शुगर के नाम पे आपके इसमें एनसीईआरटी में, यही दे रखा है ना पॉलीसेकेराइड। अब आप समझ गए होंगे, है ना, कितने मोनोसेकेराइड होंगे पॉलीसेकेराइड में? 10 प्लस, और क्या, है ना। तो जिसमें 10 प्लस 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड का मोनो
सैकराइड कंडेंसेशन हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। नोट करो, दे आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट formed by polymerization of आप रिपीट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। They are the complex carbohydrate, they are the complex carbohydrate which are formed by polymerization of large number of monosaccharide, which are formed by polymerization of large number of monosaccharide. Full stop. Usually they are made up of more than 10 monosaccharide. Usually they are made up of more than 10 monosaccharides. Polysaccharides are also called glycan. Polysaccharides are also called glycans, है ना? तो देखो मोनोसैक्राइड क्या होगा, तो C6H12O6, है ना? तो N मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसैक्राइड के, ये N कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, मान लो N 100 हो गया, है ना? तो पॉलीसैक्राइड बने C6H10O5, है ना? तो ये बन जाएगा N, और कितने H2 निकलेंगे? NH2 निकल आएंगे, N नंबर ऑफ H2 कुछ भी हो सकता हुआ N, ठीक है, राइट? और एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए, स्टार्च इसका एग्जाम्पल है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? अरे बोलो भाई। मोस्ट ऑफ प्लांट स्टोर फूड। आटा क्या है? कॉर्न क्या है? राइस क्या है? सब तो स्टार्च है। स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बोलते नहीं यार स्टार्च, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे ये भी तो समझना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ग्लाइकोजन कौन बताएगा? ग्लाइकोजन मैं बता चुका हूं। ग्लाइकोजन बताओ भाई जल्दी। मोस्ट ऑफ एनिमल स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बोलो हाँ कि ना? मैंने बताया था ना कि हमारी बॉडी में लिवर में फूड स्टोर होता है ना, किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? पॉलीसैकेराइड है। बोलो हाँ, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस। एक और चीज मैंने एक चीज और बताई थी, काइटिन पाया जाता ना? काइटिन कहां पे साची? प्लांट्स की फंगल वॉल में। काइटिन फंगस की वॉल, याद आया ना? पूरा फंजाई पढ़ा दिया था यार, यस सर, है ना? फंगल वॉल जिसको फंगल सेलुलोज बोलते हैं। और सेलुलोज क्या है? प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। क्या चीज है? पॉलीसैकेराइड है। प्लांट सेल वॉल। चारों नोट करो, चारों इंपॉर्टेंट है। नीचे नोट करके लिखो, इसको सबको नोट करने के बाद फिर एक और नोट लिखो।
नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, मैं लिख रहा हूँ। करो करो। डन? यस सर, यस। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। सेलुलोज इज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेलुलोज इज द मोस्ट abundant, cellulose is the most abundant organic substance of biosphere. Cellulose is the most abundant organic substance of biosphere, forming 50%, forming 50%, forming 50% of carbon found in plant. Full stop. Cotton fiber have 90% cellulose, while cotton fiber have 90% cellulose, while would have 25 to 50% cellulose, while would have 25 to 50% cellulose. कार्बोहाइड्रेट भाई सबको समझ में आ गया? मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, क्लियर है? 100%? यस सर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है प्रोटीन दे रखा है बायोमोलिक्यूल, है ना। इनफैक्ट इन्होंने फर्स्ट प्रोटीन ही दे रखा है, सेकंड पॉलीसैकेराइड दिया होता है। पहले मैं आपको प्रोटीन बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ, पहले प्रोटीन दिया है, फिर बाद में दिया है न्यूक्लिक एसिड, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उल्टा सीधा दे रखा है। नेचर ऑफ, आगे पीछे दे रखा है। चलो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ना तो तुम्हें ईजी लगेगा। अब प्रोटीन पे आते हैं वैसे, तो मैं आपको एक एक करके पहले प्रोटीन समझाता हूँ, फिर उसके बाद लिपिड समझाता हूँ, है ना। ऐसे करके हम लोग समझेंगे। तो प्रोटीन, लिपिड, फिर मैं आपको डीएनए समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एंजाइम बताऊंगा। और एंजाइम में मैं आपको मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं आपको दे दूंगा। दे आर मोर देन सफिशिएंट एंड दे आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो प्रोटीन भाई लोगों क्या होती है। सिंपल है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? इट इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, है ना। तो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो वो एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, तो ये हो गया एक एमिनो एसिड, है ना। एमिनो एसिड कैसे मान लें, ए करके लिखते हैं। एक एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो ये एक एमिनो एसिड हो गया, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड होते हैं। एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ये तीसरा एमिनो एसिड हो गया, ये चौथा एमिनो एसिड हो गया, ये पांचवा एमिनो एसिड हो गया। इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच। तो ये एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच। ठीक
ठीक है। एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जिससे अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं। तो ये किस बॉन्ड से अटैच होते हैं? तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे जो मल्टीपल एमिनो एसिड का जो पॉलीमर होता है उसे हम और क्या कह सकते हैं, चाहे आप उसको प्रोटीन बोलो या उसे क्या कह सकते हैं, वी कैन से पॉलीपेप्टाइड। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई चेन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, या प्रोटीन, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनी होती है? एमिनो एसिड। इज इट क्लियर? बोलिए भाई, समझ आ गया प्रोटीन क्या होती है? यस सर। ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसका जो फोल्डिंग होती है, उसकी फोल्डिंग ये डिफाइन करेगी कि प्रोटीन का काम क्या हो और उसका नेचर डिफाइन। प्रोटीन की फोल्डिंग जो होती है, या तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर के क्या बना सकती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना सकती है, वही एंजाइम बन सकती है, वही हार्मोन बन सकती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग ही तय करेगी कि उसका नेचर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके काम। ये बात भी समझ में आ गई आपको? हाँ जी, समझ में आ गई ये बात? यस सर, समझ। ओके, ये बात समझ में आ रहा है ना बेटा सब? यस सर। अब मैं आपको बताऊंगा पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, तब फिर प्रोटीन लिखवा देंगे अपन, है ना? तो देखो, प्रोटीन की तो एक ये पॉलीपेप्टाइड कोई चेन हो गई, दिस इज पॉलीपेप्टाइड, है ना? अब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब इस तरह से सिंगल हो गई तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझते जाइए मेरी बात को? इसे हम आप क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यही क्या हो सकती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसे हो सकती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर? यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से फोल्ड हो गई, इसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके बीच में बॉन्ड बन गए, या फिर क्या, ये शीट के फॉर्म में ऐसे फोल्ड हो गई, हमने इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा। यही पॉलीपेप्टाइड चेन और फोल्ड हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन और कई तरह से फोल्ड हो जाती है, हम इसको टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर चौथा क्या हो सकता है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ये कई पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वार्टरनरी, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है ग्लोबुलिन, तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो क्या है? क्वार्टरनरी प्रोटीन है। ठीक है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने कभी सोचा कि आप एग को जब फ्राई पैन में डालते हैं तो लिक्विड से सॉलिड क्यों हो जाता है? कभी सोचा? तो क्या सर? सर सुनाई नहीं दिया सर, सॉरी। अपन क्या करते हैं, एग को फोड़ते हो और फोड़ने के बाद उसको आप फ्राई पैन में डाल देते हो, तो लिक्विड से सॉलिड क्यों हो जाता है? सर हीट की वजह से। हम्म, तो जल भी तो जल जाना चाहिए था, लिक्विड से सॉलिड कैसे हो जा रहा है? फॉर्म क्यों चेंज कर रहा है? सोचो। तो क्या हुआ, जब आप उसको टेम्परेचर देते हो तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो टर्सरी स्ट्रक्चर, समझे? तो उसके अंदर क्या प्रोटीन ही है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो लिक्विड वाला व्हाइट वाला वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, और उसके अंदर योक है, वो अलग अलग टाइप की प्रोटीन है, उसमें फैट भी है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि जो उसके अंदर प्रोटीन, वो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जब आप उसको हीट देते हो तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सल्फर के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसलिए जो महक आती है, स्मेल आती है, वो सल्फर की आती है ना? और बॉन्ड ब्रेक होते हैं और टर्सरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसीलिए लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ गई? यस सर। टेक्निकल बात समझ में आई? ये होता है ना? अच्छा, ये आपस में जो चैन बॉन्ड होती है, किससे बॉन्ड होती है? ये आपस में चैन सल्फर बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, उनसे जुड़ी। पेप्टाइड बॉन्ड समझ लिया जाए? अब देखो, मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिखा समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, देखो भाई लोग, देखिए ये क्या है? ये एमिनो एसिड है, एक ये एमिनो एसिड है ना? तो ये एमिनो एसिड और एक ये एमिनो एसिड, ये आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, कार्बन की लंबी सी चेन है ना? तो ये एमिनो एसिड है। दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो दो एमिनो एसिड जुड़ करके क्या बनाते हैं? ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। और क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो भाई साहब ये भी कैसी रिएक्शन है? इट्स अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस सर।
ठीक है। तो एक एमिनो एसिड कुल मिला के क्या होता है, RCONH2, ये एमिनो एसिड का जेनरिक फॉर्मूला है RCO। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टाइप नोट्स में चलिए, तो नोट करिए। प्रोटीन्स आर large sized, proteins are large sized macromolecule, protein are large sized macromolecule having one or more polypeptide chain. Sir, One repeat or this, sorry. proteins are large sized macromolecule having one or more polypeptide chain, one or more polypeptide chain made up of amino acid. Next one, a single, अब हम किसी चीज को पॉलीपेप्टाइड कब कह सकते हैं, नोट करिए। A single polypeptide chain, a single polypeptide chain must be at least 50 amino acid long, 50 amino acid long in order to qualify the term polypeptide. In order to qualify the term polypeptide, तो कोई भी चेन 50 एमिनो एसिड की बनी होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पॉलीपेप्टाइड नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट, they are the most abundant and most varied macromolecule. They are the most abundant and most varied macromolecule of the cell. Full stop. अगला जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप स्टार बना के लिखिएगा, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में, इससे रिलेटेड एम्स में भी क्वेश्चन पूछा आ चुका है, नोट करिए। closely related species may have similar protein. Closely related species may have similar protein, while closely related species may have similar protein, while the distinctly related species have dissimilar protein. Okay. Have dissimilar protein. The proteins may be
up to 4 level, on the basis of 4 level या 4 type, on the basis of their structure. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, एक डायग्राम और है मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये प्रोटीन कितने टाइप की हो सकती है। इट मे बी कितने टाइप की हो सकती है, इट मे बी 4 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। तो कितने लेवल की हो सकती है, नोट करेंगे। प्राइमरी प्रोटीन, है ना। तो जो प्राइमरी प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, चैन की तरह होती है, सिंपल चैन अमीनो एसिड, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है, ये दो तरह से होती है, या तो शीट के फॉर्म में होगी या हेलिक्स के फॉर्म में। तो इसको हम बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं, इस तरह की शीट की दिखाई दोगी, और इस तरह की हेलिक्स के फॉर्म में होगी, इसको हम सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं। फिर सेकेंड देखो, तो प्राइमरी दो, देखो यहाँ पे प्राइमरी प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है, सेकेंडरी प्रोटीन बनाती है। अब सेकेंडरी प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है, टर्सरी प्रोटीन बनाती है। टर्सरी प्रोटीन कैसा होता है, दिस इज 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इट इज ड्यू टू साइड चेन, है ना। तो साइड चेन के अट्रैक्शन की वजह से, एग्जांपल के तौर पे ये बीटा प्लेटेड हेलिक्स हो गई और ये अल्फा हेलिक्स हो गई, इसको हम टर्सरी प्रोटीन बोलते हैं। क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होती है, क्वाटरनरी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एमिनो एसिड चेन, है ना। एक से ज्यादा एमिनो एसिड चेन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसकी और ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन 4 तरह की हो सकती है ना। तो नोट करिए, पहली हेडिंग डालेंगे प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। Here it include the number of polypeptide, in the form of chain only, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। In secondary structure, amino acid present in linear sequence, full stop. They may be in form of beta plate और अल्फा हेलिक्स। सीक्वेंस की बात क्या है, सीक्वेंस inside the polypeptide, linear sequence inside the polypeptide, full stop. They may be beta plate or alpha helix, full stop. Alpha helix coiled spirally, full stop. Beta plate is found, सर अल्फा जो alpha helix coiled spirally, while beta plate is found in the form of sheet, right? Next,
tertiary structure. Tertiary structure. There is bending and folding of various type. There may be bending and folding of various types to form sphere, rod, or fiber. To form a sphere, rod, or fiber. Full stop. सर बेंडिंग एंड फोल्डिंग की बात क्या है? Bending and folding of various type in the form of sphere, rod, or fiber. Next point. Tertiary structure. Sphere, rod, or fibers. Fibers. Tertiary structure is stabilized. Tertiary structure is stabilized in the form of several bonds, like hydrogen bond, ionic bond, covalent bond, etc. ठीक है, ये हो गया हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर. ठीक है, अब निकालो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. दिस इज फाउंड इन मल्टीमेरिक प्रोटीन. बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. दिस इज फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक प्रोटीन. स्टॉप. सर That क्या था full सर सुनानी कोवलेंट बॉन्ड की बात क्या था? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना. इट इज फाउंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इट इज फाउंड इन मल्टीमेरिक प्रोटीन. फुल स्टॉप. मल्टीमेरिक मतलब कई तरह की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप its own tertiary structure and function. Each polypeptide develop its own tertiary structure and function. Full stop. Example, hemoglobin. Example, hemoglobin is made up of, hemoglobin is made up of 4 polypeptide, मतलब 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है. 4 polypeptide, 2 alpha and 2 beta. 2 alpha. Example, hemoglobin is made up of 4 polypeptide, 2 alpha and 2 beta. क्लियर है भाई? यस सर. ठीक. तो देखो ये था हमारा क्या, मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. बताओ कोई डाउट? बोलो भाई, एनी डाउट? साची, हिबा, बोलो, समझ आया बेटा? यस सर समझ में आ गया सर. कोई Yes, डाउट नहीं. sir. हिबा बोलो बेटा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन है ना. तो पॉलीसैकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गया. अब ये क्या कह रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर ये बता दिया और
basis for living state chemical reaction। ठीक, अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड में, है ना। अच्छा, आई थिंक, अच्छा एक बात देखो जरा, अपनी एनसीईआरटी में देखो, आप लोगों के पास थोड़ी नई एनसीईआरटी होगी, मेरे पास तो पुरानी है। लिपिड है आपके एनसीईआरटी में? लिपिड इट्स नॉट इन माय एनसीईआरटी, आपके में है कि नहीं, देखो जरा चेक करके। बोलो बच्चों, लिपिड है या नहीं है? सर लिपिड, हाँ लिपिड है, मैक्रो मोनोमोल इसमें बायोमोलिक्यूल में। सर नहीं, सर नहीं है। नहीं ना, नहीं। लेकिन कर लो, है ना, इनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूं, लिपिड मिसिंग इन एनसीईआरटी। तो हमने ये पढ़ा था कि देखो बायोमोलिक्यूल में जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। तो पहला हमारा मैक्रोमोलिक्यूल था क्या? कार्बोहाइड्रेट। और हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटीन होते हैं वो भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं और दो एमिनो एसिड के बीच में पाए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन अपनी चेन और फोल्डिंग के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम चार कैटेगरी में डिवाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि तीसरा हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो कौन सा है? तो तीसरा भाई लोगों हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है लिपिड। तो अब हम बात करेंगे लिपिड। तो हेडिंग डालो लिपिड। अब देखो लिपिड क्या होता है। तो लिपिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? क्या होती है बेटा? अरे फैटी एसिड। तो लिपिड या फैट क्या है? लिपिड या फैट दोनों एक ही चीज है। लिपिड या फैट क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ फैट, है ना। तो यहाँ पर फैटी एसिड्स होते हैं जो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलकर के लिपिड की का फॉर्मेशन करेंगे और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं, तो नोट करेंगे लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स आर फैटी एसिड ईस्टर। लिपिड्स आर फैटी एसिड ईस्टर्स of alcohol and related substance। सर स्टार्टिंग से एक बार डिटेट कर सकते हैं आप? Lipids are fatty acid esters of, lipids are fatty acid esters of alcohol and related substance, alcohol and related substance which are insoluble, in water but dissolve in number of non-polar organic solvent like। बताओ लिपिड किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? लिपिड किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, कोई बता सकता है? फैट किस में डिसॉल्व हो सकता है? अरे भाई सर बाइल ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को। बाइल तो सरफेस टेंशन रिड्यूस करके वाटर के साथ उसको डिसॉल्व कर देता है। अच्छा एक बात हो, पेंट लाते हो, पेंट किस में डिसॉल्व करते हो? टर्पेंटाइन ऑयल में। टर्पेंटाइन ऑयल में पेंट डिसॉल्व हो जाता है। बटर ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो तो नोट करें, लाइक ईथर। नेल पॉलिश होती है, पानी से तो नहीं साफ होती ना। सर डिसॉल्व इन नंबर ऑफ नॉन पोलर के बाद क्या है? लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म,
एसीटोन, सब याद रखना, एक्सेट्रा। एक बात बताओ, नेल पॉलिश पानी से साफ होती है? नहीं ना? एसीटोन से साफ होती है। राइट, वेरी गुड। वो जो रिमूवर होता है ना, नेल पेंट रिमूवर, वो क्या है? वो तो एसीटोन होता है, एसीटोन से साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, फैटी सब्सटेंस में ही डिसॉल्व हो, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। पेंट क्या होता है? पेंट जब आप घर पे करते हो तो पेंट कई बार गाढ़ा हो जाता है ना, तो क्या मिलाते हो उसमें? टर्पेंटाइन ऑयल नहीं मिलाते हो, लेके आते हो बाहर से। तब फिर, है ना? तो ये लिपिड की फॉर्मेशन थी। और बच्चे आने लगे दूसरे क्लास वाले, लगता है टाइम। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिपिड पढ़ाऊंगा, है ना? लिपिड पूरा कराऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और हमारे एंजाइम पढ़ेंगे, और चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म कर। क्लियर है भाई? ठीक है? Yes, sir. ठीक, Thank यहाँ you, तक sir. समझ में आया? हिबा, साची? Yes, sir. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है? Thank you, sir. वेलकम बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बेटा, वेलकम।